एवरीवन, आज हम क्लास 9th का फिजिक्स का एक टॉपिक बतलाने जा रहे हैं जो सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का एक टॉपिक है मोमेंटम। इसके बारे में आप लोग कई बार सुने होंगे, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, नहीं होता है। तो आज हम मोमेंटम को एक बेहतरीन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम, आखिर मोमेंटम हम लोग के डेली मतलब एवरीडे लाइफ में, समझ रहे हैं, एवरीडे लाइफ में ये हो रहा मोमेंटम। हम लोग बहुत चीज़ों से टकराते हैं, चोट लग जाता है, इंजर्स हो जाते हैं, देखते हैं एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से टक्कर खा जा रहा, कोलिजन हो जा रहा है, बहुत लोग एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो रहा है। तो आखिर मोमेंटम क्या होते हैं? तो ये जो भी घटनाएं देख रहे हैं उन सभी में कुछ न कुछ तो मोमेंटम का चक्कर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि कोई ट्रेन से टकरा जाता है, मर जाता है, कार टकरा गया, वो टकरा गया, बहुत सारा सुनते हैं। तो उससे क्या होता है, मोमेंटम की वजह से ही वो इंज्योर होते हैं, आदमी मर जा रहा है, ये हो जा रहा है, ठीक है, ड्यू टू मोमेंटम। तो यहाँ पे समझने के लिए हम क्या लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे अगर हम कंसीडर करें, सपोज डैट एक हम क्रिकेट बॉल लिया और एक टेनिस बॉल लिए। एक क्रिकेट बॉल ले लीजिए और एक टेनिस बॉल ले लीजिए। क्रिकेट बॉल कहने का मतलब प्लास्टिक वाला नहीं, जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं, जो कॉर्केट वाला बॉल, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो खेला जाता है उस तरफ का। तो आप ऐसा देखिएगा कि जो क्रिकेट बॉल का जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा मीन्स उतना भी नहीं, लेकिन हाँ, क्रिकेट बॉल का जो मास होता है वो टेनिस बॉल के मास से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं जैसे कि क्रिकेट बॉल लिया गया और टेनिस बॉल लिया गया। या आपको ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल ही लीजिए, आप ऐसा दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए जिसमें से एक का मास ज़्यादा हो और दूसरे का मास कम हो। मोमेंटम समझने के लिए ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्रिकेट बॉल, जैसे कि यहाँ पे हम क्या लिए, क्रिकेट बॉल लिए हैं और क्या लिए हैं, टेनिस बॉल लिए हैं। तो क्रिकेट बॉल का जो मास है वो टेनिस बॉल के मास से ज़्यादा, ठीक है, ग्रेटर का साइन दिए। अब देखिए क्या करना है। अगर हम इस दोनों बॉल को सेम वेलोसिटी से फेंकना चाह रहे हैं, है ना, आई वॉन्ट टू throw these two balls with same velocity, with same speed या with same velocity। अब खुद सोचिए, हम क्रिकेट बॉल को भी उतने स्पीड से थ्रो करना चाह रहे हैं और टेनिस बॉल को भी उतने स्पीड से थ्रो करना चाह रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि आप सोच लीजिए, क्रिकेट बॉल को भी आप चाह रहे हैं कि 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से थ्रो करें और टेनिस बॉल को भी चाह रहे हैं कि आप 20 मीटर पर सेकंड के ही स्पीड से थ्रो करें। टेनिस बॉल को मतलब जितना स्पीड है ना, जितना स्पीड से हम क्रिकेट बॉल को थ्रो करना चाह रहे हैं, फेंकना चाह रहे हैं, उतना ही स्पीड से टेनिस बॉल को भी थ्रो करना चाह रहे हैं। मतलब कहा जाए तो दोनों बॉल को हम सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड से थ्रो करना चाह रहे हैं। तो आपको एक बात का एक्सपीरियंस पड़े, है ना, एक बात का एक्सपीरियंस ज़रूरी होगा। जिस बॉल का मास ज़्यादा है उसमें आप ज़्यादा फोर्स लगाइएगा। जो वस्तु हेवियर है तो उसको थ्रो करने में, है ना, 5 kg का वस्तु और एक kg का वस्तु, 5 किलो का एक वस्तु है,
5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, तो आप खुद सोच लीजिए। तो 5 kg वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा इन कंपेरिजन टू 1 kg वाले से। बात सही है। इस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको पक्का होगा कि जिसका मास ज़्यादा है, जिस वस्तु का मास ज़्यादा है, तो वैसे ही उसको थ्रो करने में ऑब्वियसली ज़्यादा फोर्स लगेंगे, और जिसका मास कम है उसको थ्रो करने में मतलब कम वजन कम फोर्स, ज़्यादा वजन ज़्यादा फोर्स। वजन मीन्स वजन नहीं, यहाँ पे द्रव्यमान जिसको हिंदी में कह सकते हैं मास, मतलब कह सकते हैं मोर मास वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, लेस मास वी हैव टू अप्लाई लेस फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। मतलब कह सकते हैं यहाँ से ये कंक्लूजन निकला, अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से थ्रो करना चाहते हैं तो जिस वस्तु का, जिस बॉडी का द ऑब्जेक्ट हैविंग हायर मासेस वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, जिस वस्तु का मास ज़्यादा होगा तो उसको थ्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जिस वस्तु का मास कम होगा, द ऑब्जेक्ट हैविंग विथ लेस मास, देन वी हैव टू अप्लाई लेस फोर्स। यानी यहाँ से है ना, ये बात का पता चलता है हम लोग को कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स जो है वो क्या है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मास जिस वस्तु का जितना ज़्यादा होगा उसको थ्रो करने में उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। आप यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं। 1 kg का बॉडी को भीगने के लिए, थ्रो करने के लिए ज़्यादा थोड़ी फोर्स लगाना पड़ेगा। 1 kg का, अगर एक 5 kg का स्टोन है और एक 1 kg का स्टोन है, तो आप खुद सोच लीजिए 5 kg का जो स्टोन है, ठीक है, और एक 1 kg का स्टोन है, तो 5 kg वाले स्टोन को, दोनों स्टोन को सेम स्पीड से थ्रो करना है, ठीक है। अगर 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 5 kg वाले को थ्रो कर रहे हैं तो 1 kg वाले स्टोन को भी 5 kg के ही 20 मीटर पर सेकेंड के ही वेलोसिटी से थ्रो करना। यहाँ पे देख लीजिए, सेम वेलोसिटी से दोनों को थ्रो करना है, सेम वेलोसिटी। तो इसका मतलब हुआ कि जिस वस्तु का मास जितना ज़्यादा होता है उस वस्तु को थ्रो करने में उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ेगा। जिस वस्तु का मास जितना कम होगा उस वस्तु को थ्रो करने में उतना ही कम फोर्स लगेगा। एक छोटा सा स्टोन, एक बहुत बड़ा सा स्टोन, एक कितना छोटा स्टोन है और एक कितना बड़ा स्टोन है, 1 kg का हो गया, 1 kg का स्टोन, एंड दिस इज 5 kg स्टोन। तो इसको थ्रो करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, बड़ा है ना, लार्ज मास स्मॉल मास, तो कम मास कम फोर्स, ज़्यादा मास ज़्यादा फोर्स। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग को ये पता चला, इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये इस बात का पता चलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। ये पहला कंक्लूजन निकल गया। फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकला उस चीज को लिख लेते हैं। Our first conclusion is, from this we can say that force is directly proportional to the mass, that is फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये बन गया हम लोग का इक्वेशन नंबर
फर्स्ट बन गया। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल से हम आपको सेकंड बात भी पता लगाएंगे। सेकंड एग्जाम्पल ऐसा करते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है। इस बार मास सेम है, इस बार क्या है, सपोज वी टेक 2 क्रिकेट बॉल्स। ठीक है, ये केस जो सेकंड बनाने जा रहे हैं, सपोज we have taken 2 cricket balls of same mass। इस बार मास दोनों का सेम है, इस बात पे दम नोट रखिए, इस बात को दम ध्यान में रखिए। वो पहला केस बनाए थे वो अलग था, इस बार क्या, पिछला बार क्या लिए थे, मास अलग अलग था, लेकिन जो थ्रो करना था वो सेम वेलोसिटी से करना था। इस बार क्या करना है कि इस बार क्रिकेट बॉल हम दो सेम क्रिकेट बॉल लिए हैं, दोनों का मास सेम है, इक्वल मास कह सकते हैं, इक्वल मास इक्वल है। ठीक है, देखिए अभी मैथमेटिकल डिफिनीशन इसका देने जा रहे हैं, थियोरेटिकल भी समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, थियोरेटिकल भी आपको देंगे, आखिर रियल मीनिंग क्या होता है मोमेंटम का। तो मानकर चलिए कि हम 2 क्रिकेट बॉल लिए, दोनों क्रिकेट बॉल का जो मास है वो सेम है, इक्वल मास। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 2 क्रिकेट बॉल लिया गया। ठीक है, मान लीजिए एक 1 kg का क्रिकेट बॉल है, ये वाला भी सपोज कर लो, सपोज कर रहे हैं सब 1 kg का क्रिकेट बॉल है। इस बार हम चाह रहे हैं कि एक को हाई स्पीड से थ्रो करें, मतलब इस बार वेलोसिटी अलग अलग रखना चाह रहे हैं, एंड थ्रो इट विथ डिफरेंट वेलोसिटी विथ डिफरेंट स्पीड। इस बार हम चाह रहे हैं कि 2 क्रिकेट बॉल लिया, दोनों का मास सेम है, दोनों एक जैसा बॉल लिए हैं, दोनों का मास बिल्कुल सेम है, 1 kg का है। तो यदि दोनों का मास 1 kg है, लेकिन इस बार हम क्या चाह रहे हैं, एक जैसा स्पीड से नहीं, अलग अलग स्पीड से थ्रो करना चाह रहे हैं। अगर हम एक को भीग रहे हैं 10 के स्पीड से, तो दूसरे को हम भीगना चाह रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। मतलब इस बार दोनों क्रिकेट बॉल को अलग अलग स्पीडों से थ्रो करना है, सेम स्पीड से नहीं करना है। एक को हम धीमा थ्रो करेंगे तो एक को बहुत तेजी से थ्रो करेंगे। तो आप खुद इस बात पे एक्सपीरियंस करिएगा कि जिस बॉल को आप, दोनों तो बॉल सेम साइज का, सेम मास का है, इस बार तो मास, वो तो पहला केस बनाए थे जिसमें अलग अलग मास लिए थे और सेम वेलोसिटी से थ्रो करना था, लेकिन इस बार जस्ट उसका उल्टा बात कर रहे हैं। मास इस बार मास को सेम रखें, वेलोसिटी अलग अलग कर रहे हैं। तो अगर जिस बॉल को जितना ज़्यादा स्पीड से थ्रो करना रहेगा, उसमें उतना ही ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जिसको धीमा थ्रो करना है, स्लोली थोड़ा सा फोर्स लगाइएगा आप। जिस बॉल को तेज़ी से थ्रो करना है तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगाइएगा आप। यानी इसका मतलब हुआ फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब जिस वस्तु को हम लोग, साइकिल को धीरे धीरे चलाना है तो आप धीरे धीरे पैडल अब मारिएगा, धीरे धीरे फोर्स लगाइएगा पैडल पे। लेकिन अगर वही साइकिल को स्पीड से चलाना है तो आप क्या करिएगा, फोर्स तेजी से लगाइएगा। मतलब जिस वस्तु को जितना ज़्यादा स्पीड में थ्रो करना है, उस वस्तु में उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाइएगा। और जिस वस्तु में कम स्पीड लाना है,
कम फोर्स लगाइएगा। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो सेकंड कंक्लूजन निकला, सेकंड कंक्लूजन यहाँ से जो हम लोग का निकल रहा है वो ये निकल रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। नहीं जिस, अब यहाँ पे मान के चलिए कि आप दो स्टोन सपोज करिए, 2 स्टोन सपोज किए, 5 kg का 2 स्टोन, 5 kg का 2 स्टोन है ये स्टोन हो गया। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल को समझना बहुत ज़रूरी है। 2 स्टोन हो गया, ठीक है। 5 kg का 2 स्टोन ले लिए, दोनों स्टोन सेम मास का है। एक स्टोन को हम चाह रहे हैं बहुत हाई वेलोसिटी से थ्रो करना, हाई वेलोसिटी से थ्रो करना, एक को चाह रहे हैं धीमा थ्रो करना। तो जिसको आप काफ़ी स्पीड से थ्रो करना चाहिएगा तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिस स्टोन को आप चाह रहे हैं कि स्लो स्पीड से थ्रो करें तो उसमें स्लो फोर्स लगाइएगा, कम फोर्स लगाइएगा, लेस फोर्स लगाइएगा। मतलब जिसको जितने स्पीड से थ्रो करना होगा उसको उसमें उतना ही फोर्स लगाएंगे, धीमा थ्रो करना होगा, धीरे से थ्रो करना होगा, कम फोर्स लगाएंगे। तो इस एग्जाम्पल से हमको ये इस बात का कंक्लूजन मिला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। सेकेंड कंक्लूजन क्या निकला हम लोग का? सेकेंड कंक्लूजन हम लोग का ये निकला, एग्जाम्पल को बारीकी से सुनिएगा ध्यान से। सेकेंड कंक्लूजन जो निकला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, that is F directly proportional V. This is equation number 2. ये क्या हो गया? This is equation number 2. सेकेंड निकल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो मोमेंटम होता है, ये 2 कंक्लूजन निकला, इस बात को याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पे आपको काम देगा ही, ठीक है। मोमेंटम देखिए, मोमेंटम आखिर होता क्या है? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम फिजिक्स का एक वैसा क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी का दोनों का प्रोडक्ट होता है। दोनों का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। द कंबाइंड इफेक्ट, ये 2 बात हम आपको समझाएं, हालांकि इसका भी आगे ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन इस बात को समझिए। इसका मतलब हुआ कि मास और वेलोसिटी, ये दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, जैसे आप कभी ट्रैवल करते रहते हैं, जब आकर आपके, है ना, आपसे अगर कोई छोटा सा इंसेक्ट टकरा जाता है, क्या हम लोग को उतना चोट या उतना इंजरीज फील नहीं होता है। लेकिन वही अगर एक सामने से ट्रक वही वेलोसिटी से, जितने वेलोसिटी से कोई इंसेक्ट आके आपसे टकराया, अगर उतनी ही सेम वेलोसिटी से अगर एक ट्रक आके आपसे टकरा जाएगा तो आपको काफ़ी इंजरीज प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिपेंड किया मास पे, ट्रक का मास और वो जो इंसेक्ट आपसे जो टकराया उसका मास में काफ़ी फ़र्क है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो अगर 2 बॉडी सेम मास का नहीं है लेकिन सेम वेलोसिटी से आपसे जब टकरा रहा है, तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा ओब्वियसली उससे आप ज़्यादा इंजरीज प्रोड्यूस होगा आपको। जैसे एक कार से आप टकरा गए हैं और एक ट्रेन से टकरा गए हैं,
तो ट्रेन से जो टकराएगा व्यक्ति, एक व्यक्ति मान के चलिए कि ट्रेन से टकराया है और एक व्यक्ति मान लीजिए कि कार से टकराया है, तो जो व्यक्ति ट्रेन से टकराएगा, मान लीजिए दोनों का वेलोसिटी सेम है, जितने स्पीड से ट्रेन चल रही थी उतने ही स्पीड से क्या चल रहा था, कार भी चल रहा था। लेकिन जो इफेक्ट ट्रेन के द्वारा प्रोड्यूस होगा, जो प्रभाव ट्रेन प्रोड्यूस कर देगा, उतना वो कार नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेन का मास और उस कार का मास डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है। दूसरा केसेस ऐसा करते हैं, सेकंड केसेस ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए कि दो कार है, दोनों का मास भी सेम है, दो कार दोनों का मास भी सेम है, लेकिन दोनों कार का स्पीड अलग अलग है, स्पीड वेलोसिटी अलग अलग है। तो जो कार काफ़ी हाई स्पीड में होगा उससे आप टकरा जाइएगा, और एक जो कम स्पीड, धीमा स्पीड में जो चल रहा है कार, उससे टकरा जाइएगा। तो ये दोनों में फ़र्क हो जाएगा। जिस कार का स्पीड ज़्यादा होगा, जिस कार का स्पीड ज़्यादा होगा, ओबियसली है कि उससे आपको ज़्यादा इंजरी पहुंचेगा इन कंपैरिजन टू लेस स्पीड कार, जो कार का स्पीड कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट शो करता है। ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट मास और वेलोसिटी की कंबाइंड इफेक्ट की वजह से हो रहा है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का मास और वेलोसिटी के कारण जो इफेक्ट, ये दोनों की कॉम्बिनेशन के कारण द कंबाइंड इफेक्ट। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई इंसेक्ट आके टकरा जाए, इंसेक्ट, कीड़ा, ठीक है, शाम के समय में, इवनिंग टाइम में जब हम लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं गाड़ी से, तो बहुत सारे इंसेक्ट टकराते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इंसेक्ट आपसे टकरा जा रहा है तो उतना हम लोग को हर्ट नहीं होते हैं, उतना इंजरीज नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर उसी वेलोसिटी से, जितने स्पीड से वो इंसेक्ट टकराया आपसे, अगर उतने ही स्पीड से कार आपसे टकरा जाए, फिर देखिए आपका इंजरीज कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंसेक्ट का वेलोसिटी तो हाई है, वेलोसिटी हाई था, लेकिन इंसेक्ट का मास उतना नहीं है। कार का क्या हुआ? कार का मास भी है ज़्यादा और वेलोसिटी भी ज़्यादा था। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो हाई मोमेंटम जो प्रोड्यूस हुआ वो किस वजह से हुआ? कार के मास प्लस वेलोसिटी दोनों की वजह से हुआ। आपको जो इफेक्ट हुआ, आप जो उतना बड़ा हादसा आपके साथ हो गया, इंजरीज जो आपको उतना बड़ा पहुँच गया, हर्टिंग हो गया, तो किसकी वजह से? वो कार का मास और कार की वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, अगर आप एक रुका हुआ कार से टकराइए, उतना आप इंजरी नहीं होइएगा, लेकिन वही कार जब मोशन में आ जाएगा और जब टकरा जाइएगा, तब टकराइएगा, तब देखिए उस समय का कितना बड़ा इंजरी हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि मोमेंटम फिजिक्स का एक वैसा टर्म होता है जिसमें मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट के कारण होता है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का मास और वेलोसिटी के कंबाइंड प्रभाव के कारण, इफेक्ट की वजह से, है ना, उसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। दिस इज आवर थियोरेटिकल, बट इट्स मैथमेटिकल डिफिनीशन इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का मास और उस बॉडी का वेलोसिटी, ये दोनों के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पे बात समझेंगे, ये दो बात को याद रखिएगा, इसको भी आगे चल के कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल आएगा ही। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मोमेंटम का डिफिनीशन। तो जो मैथमेटिकल जो डिफिनीशन है, इसका जो मैथमेटिकल जो डिफिनीशन है, मैथमेटिकल डिफिनीशन जो इसका कहता है,
द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a body. Mass and velocity of a body, the product is known as momentum. क्या कहलाएगा? मोमेंटम. It is usually denoted by a small letter p. Therefore p इक्वल टू, या कह सकते हैं मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. मोमेंटम को हम लोग p लेटर से डिनोट करते हैं, मास को m से और वेलोसिटी को v से. दिस इज आवर मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम का डिफिनीशन हो गया. ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ये जो भी बोर्ड पे बात लिखा गया उसको नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट, इसके बाद और देखिए मोमेंटम के बारे में. दिस इज आवर मैथमेटिकल डिफिनीशन विच वी यूज जनरली इन केस ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. ठीक है, फिर इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं, इसका डायरेक्शन बतलाएंगे, ये कैसा क्वांटिटी है उसके बारे में बतलाएंगे. ठीक है, मोमेंटम को जनरली हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं, इस बात को याद रखिएगा. इसका एस यूनिट के बारे में बात करेंगे, सभी कुछ को डिस्कस करेंगे अभी. तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है, फिर इसका थ्योरेटिकल भी डिफिनीशन देंगे. थ्योरेटिकल डिफिनीशन क्या होता है? जो देखिए, मोमेंटम जो होता है वो जनरली एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. It is a vector quantity. Its SI unit. SI unit is किलोमीटर पर सेकेंड. क्या होता है? किलोमीटर पर सेकेंड. कैसे? मोमेंटम बराबर फॉर्मूला क्या बतलाएं? मास इंटू वेलोसिटी. मास का SI यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. इसलिए, है ना, इसलिए कह सकते हैं मोमेंटम का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है मोमेंटम का यूनिट. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, अब देखिए, जो किसी भी मोमेंटम किन दो बातों पे डिपेंड करेगा? मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा मोमेंटम जो है. ठीक है, दूसरी बात यहां पे और समझिए, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई वस्तु क्या में है? रेस्ट में है, रुका हुआ है. ठीक है, रेस्ट में है, नॉट इन मोशन. मोशन में नहीं है, रेस्ट में है. दैट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज व्हाट? इज जीरो. दैट इज, कह सकते हैं v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. सो मोमेंटम इक्वल टू व्हाट? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी. m इंटू वी का वैल्यू क्या हो गया? जब रेस्ट में रहेगा तो 0. दैट मीन्स 0. ठीक है, इसका मतलब हो गया कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में है, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, देन मोमेंटम विल बी
द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन रेस्ट इज इक्वल टू 0। अगर कोई वस्तु क्या में हो, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। कोई भी बॉडी रुका हुआ रहेगा, आपके घर में फैन रुका हुआ है तो उसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो उसका वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। डैट मीन्स, और मोमेंटम बराबर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मोमेंटम बराबर अभी हम थोड़ा देर पहले वीडियो में बतलाएं, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास तो कभी 0 हो नहीं सकता किसी भी वस्तु का, ठीक है। तो मास यदि 0 नहीं तो मास कुछ होगा, तो मास को एम ही लिखें। वेलोसिटी क्या है, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। डैट मीन्स मोमेंटम जो होगा किसी भी बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट देन इट्स मोमेंटम विल बी 0। इस बात को याद रखिएगा, है ना। बार बार हम बता रहे हैं, वीडियो को रोक लीजिएगा, सारे नोट्स को, है ना, बोर्ड पे जो भी लिखा गया है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो केजी, यानी कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये होता है जाकर एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। आपको रटने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम बराबर अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा, एसआई यूनिट आपको ऐसे ही याद रहेगा। मास का यूनिट होता है केजी, और एसआई यूनिट, मास का एसआई यूनिट केजी, वेलोसिटी का एसआई यूनिट फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ना है। ये सभी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। बस ये हो गया। चलिए अब इसके बाद मोमेंटम का डायरेक्शन समझते हैं। मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। और एक चीज जान लीजिए, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन the mass and velocity of that body। नहीं, जितना मास होगा उतने ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतने ज़्यादा मोमेंटम होगा। ये भी कह सकते हैं कि अगर मान के चले कि मास ज़्यादा है वेलोसिटी कम है, तो उस केस में भी मोमेंटम ज़्यादा होंगे। हायर मास हायर मोमेंटम, मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है, उस केसेस में मान के चलिए कार है 50 किलो, है ना, 500 केजी का कार है मान लीजिए। अब वो मान के चलिए 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चल रहा है, उससे भी टकराइएगा तो आपको मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। यानी कह सकते हैं, दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि जितने भी बॉडी हैं, एवरी बॉडीज जितने भी बॉडी हैं, एवरी मूविंग बॉडी जितने भी बॉडी मोशन में हैं, क्योंकि रेस्ट में रहेगा भैया तो मोमेंटम 0 है, अभी थोड़ी देर पहले इस बात की है नहीं। तो एवरी मूविंग बॉडी पोसेसेस मोमेंटम, चाहे वो धीमा क्यों नहीं मोशन में रहे, मास क्यों न कम रहे। तो दुनिया में जितने भी मूविंग बॉडी हैं, कोई भी मूविंग बॉडी सपोज कर लीजिए, मास होगा ही, वेलोसिटी होगा ही, तो जितने भी एवरी मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी हैं, तो जितने सारे भी मूविंग बॉडी हैं सब के सब मोमेंटम शो करता है। सब के पास क्या होगा, मोमेंटम कुछ न कुछ जरूरी होगा। जितने भी मूविंग बॉडी हैं, जितने भी बॉडी अगर मूव कर रहे हैं,
उनका मास है, वेलोसिटी होगा ही, तो मोमेंटम भी बिल्कुल होगा उनके पास। तो जितने भी मूविंग बॉडी हैं, एवरी मूविंग बॉडी ठीक है, पोसेसेस मोमेंटम। ठीक है। दूसरी बात, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन की तरह, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी बिल्कुल होगा। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ ए मोमेंटम takes place in the direction of velocity। वेलोसिटी का जिस तरफ डायरेक्शन होगा ना, मोमेंटम का भी डायरेक्शन उसी तरफ होता है। मोमेंटम का डायरेक्शन उसी तरफ होगा जिस तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन है। वेलोसिटी का डायरेक्शन और मोमेंटम का डायरेक्शन विल बी सेम, क्योंकि गाड़ी जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में ना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। गाड़ी जा रहा है ईस्ट की ओर और मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा वेस्ट की ओर, नहीं ना। तो जिस तरफ गाड़ी का वेलोसिटी होगा, जिस तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, उसी तरफ मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। देयरफॉर मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, वेक्टर जो मोमेंटम है जो किस पे डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम लार्जर होगा, कब? जब मास उसका लार्जर होगा, वेलोसिटी जब ज़्यादा होगा, या मास और वेलोसिटी दोनों के दोनों ज़्यादा होगा। तो इस बात को समझते हैं। इतना बात आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद नोट कर लेना। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इरेज कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहां पे बात करते हैं। सिंस द मोमेंटम of a body depends upon mass and velocity of that body। ये बात पहले भी लिखे थे, इस बात को फिर हम लिख रहे हैं। उस बॉडी का मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी को ही तो मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा? उस बॉडी का मास और वेलोसिटी। तो व्हेन विल बी मोमेंटम इज मोर लार्जर, तो मोमेंटम कब ज़्यादा होगा? व्हेन द मोमेंटम इज लार्जर। मोमेंटम इज लार्जर। सबसे ज़्यादा मोमेंटम कब लार्जर होगा? इफ पहला बात, इफ द मास इज लार्जर। सेकेंड पॉइंट, इफ द वेलोसिटी या स्पीड इज लार्जर। And third one is, if both mass and the velocity are larger। समझिए इस बात को। किसी भी वस्तु का मोमेंटम कब ज्यादा होगा? तो उस वस्तु का मास जितना ज्यादा होगा, मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। मान लीजिए वो 5 के स्पीड से चल रहा है, लेकिन मास बहुत ज्यादा है, टकरा जाइएगा तो मास ज्यादा होगा। ठीक है। तो
मोमेंटम कब ग्रेटर हो सकता है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम कब ज़्यादा हो सकता है? पहला केसेस बनेंगे क्या, जब मास ज़्यादा होगा। इफ़ द मास इज लार्जर देन द मोमेंटम इज आल्सो लार्जर। मास वेलोसिटी जितने ज़्यादा होंगे मोमेंटम उतने ही ज़्यादा होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि मास भी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है, मास भी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है, उस केसेस में भी मोमेंटम ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग थ्योरेटिकल डिफिनीशन। इतने कुछ पढ़ने के बाद क्या समझ में आया मोमेंटम? तो लास्ट इसका डिफिनीशन एक और होता है जो हम बतला रहे हैं। तब तक हम वीडियो को पॉज करें। और एक चीज़ और आपको हम बतला देते हैं, टाइम और फोर्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। किसी भी वस्तु को यदि कम समय में रेस्ट में लाना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु बहुत तेज़ी से मोशन में है और उसको आप चाह रहे हैं कि तुरंत हम रेस्ट में ले आएँ, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आप समय कम रखना चाह रहे हैं। तो जिस जगह पे आप समय को कम रखना चाहिएगा तो वहाँ पे फोर्स आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर किसी वस्तु को बहुत ज़्यादा समय के बाद रेस्ट में लाना, यानी समय को ज़्यादा दे रहे हैं आप, तो फोर्स कम लगाइए धीरे धीरे। इसलिए कह सकते हैं जो टाइम और फोर्स जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका अगला बात हम जो बतलाने जा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। अगला जो इसका डिफिनीशन है दैट इज द कंबाइंड इफेक्ट of mass and velocity of a body is called the combined effect मास एंड वेलोसिटी। ये दोनों के जो कॉम्बिनेशन से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आप किसी को, है ना, जब एक थप्पड़ मारते हैं काफ़ी ज़ोर से चोट लगता है, क्यों? मास भी है और आप एक वेलोसिटी से उसको मारते हैं, हिट करते हैं। तो मास एंड वेलोसिटी ये दोनों के जो कंबाइंड इफेक्ट होंगे उसी को तो मोमेंटम कहेंगे, इज कॉल्ड मोमेंटम। आखिर एक्चुअली में जो मोमेंटम है वो मोमेंटम इज कंसिडर्ड टू बी ए मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। इस बात को समझ लीजिए, लास्ट बात है। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज ए measure of the quantity of motion of a body, moving body, measure of the quantity of मोशन ऑफ बॉडी। देखिए लास्ट पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भी समझिए। देखिए मोमेंटम, किसी भी बॉडी का मोमेंटम, जैसे कि कहीं पे एक्सीडेंट होता है और बहुत बड़ा इंजरीज हो जाते हैं, जैसे मान के चलिए ट्रेन और कार एक दूसरे से टकरा गया, तो कार का पूरा दम पार्ट्स पुर्जा दम अलग अलग हो जाता है। तो इस चीज़ को आप देखने के बाद क्या आपके माइंड में चलता है? यही चलता है ना कि जो ट्रेन था वो बहुत ही हाई स्पीड से आ रहा था, ठीक है। और जब हल्का सा कुछ भी थोड़ा सा होता है
तो क्या बोलता है, खैर मनाइए स्पीड उतना नहीं था, बाल बाल बच गए आप। ठीक है, अगर कार का स्पीड और तेज़ी से रहता तो आपको साथ में उड़ाते लेके चला जाता, बचने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो मोमेंटम एक्चुअली में जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना, किसी वस्तु के द्वारा किसी दूसरे वस्तु पर जो इफेक्ट पहुंचता है, किन दो चीज़ों की वजह से, मास और वेलोसिटी की वजह से, मास और वेलोसिटी के दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो किसी वस्तु पे हम लोग जो इफेक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं, उसी इफेक्ट को हम लोग फिजिक्स में एक फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम है ये बतलाता है कि किसी भी गाड़ी का, किसी भी बॉडी का ये मोशन को जज करता है कि आखिर वो उस मूविंग बॉडी का स्पीड कितना था, मोशन का क्वांटिटी कितना था, आखिर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना था, वो बॉडी स्लो मोशन में था या काफ़ी हाई स्पीड से था। ठीक है, तो जैसा बॉडी पे इंजरीज प्रोड्यूस होगा वैसा हम लोग पता लगाते हैं। जहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादा इंजरीज प्रोड्यूस हुआ, डैट मीन्स वहाँ पे हाई मोमेंटम हुआ होगा। जहाँ पे कम इंजरीज प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब हुआ वहाँ पे कम मोमेंटम हुआ है। और मोमेंटम है जो मेजर करता है किसी भी मूविंग बॉडी का मोशन का, उसका मोशन गति के बारे में बतलाता है। दैट्स